इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी, इसको डिनोट करते हैं म्यू से। मोबिलिटी का मतलब हो गया मोबाइल बिहेवियर या मोबाइल नेचर, मतलब कि कोई चार्ज्ड पार्टिकल कितने इजिली मूव कर सकता है या कितना उसको मूवमेंट अलाउड है, दैट बिहेवियर इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी। और डिफाइन कैसे करते हैं इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंगली डेफिनेशन बन जाएगी, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट applied electric field is known as electrical mobility। इस टर्म का हमारे लिए ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट कभी कभार कहीं बीच में आ जाएगा तो हमें उतना सा ध्यान रहना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस करूंगा नहीं, तो कहीं भी आपको रिक्वायरमेंट होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला कहीं से भी पुट कर देंगे, अपना काम चल जाएगा। ऐसे कल हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला था, रेजिस्टिविटी का निकाला था, और उसी से रिलेटेड एक चीज आती है कंडक्टिविटी। तो इन जरा चारों नामों को एक बार रिकॉल और कर लेते हैं, ये हैं क्या, इनके बीच में फर्क क्या है। एक था रेजिस्टेंस, जिसको हम आर से डिनोट कर रहे थे, इसकी यूनिट थी ओम। ऐसे ही एक चीज थी रेजिस्टिविटी, जिसको रो से डिनोट कर रहे थे, इसकी यूनिट थी ओम मीटर। दो और टर्म आ जाएंगे, एक है कंडक्टेंस, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, ये 1/r के इक्वल होता है, 1/रेजिस्टेंस। तो ऑब्वियसली इसकी यूनिट ओम का इनवर्स हो जाएगी, तो ओम इनवर्स, या इसको मोह, MHO भी कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे हम। और चौथी चीज है रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये 1/रो हो जाती है, इसका रेसिप्रोकल हो गई, तो यूनिट भी रेसिप्रोकल हो जाएगी, पर ओम पर मीटर, यानी इसे मोह पर मीटर भी कह सकते हैं। तो एक कॉमन से कुछ टर्म्स हैं, इनका हमें ध्यान रखना है, ज्यादा इससे हमारा मतलब है नहीं। एक दो और छोटी सी चीजें आगे बढ़ने से पहले, एक टर्म हमें लेना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इससे मिलता जुलता टर्म है, इससे रिलेटेड टर्म है पावर। पावर बाद में देखेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे लिए कॉमन सा टर्म है, जाना पहचाना टर्म है, और आपको कई बार कहा है कि एनर्जी मींस वर्क डन। यहां पर ये जो हम वर्क डन का ये कंसेप्ट है, उसे हम पढ़ते हैं जूल्स लॉ में, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपसे हमेशा कहता हूं कि एनर्जी मतलब वर्क डन, वही कंसेप्ट यहां पर है, लेकिन जूल्स ने उसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। तो स्टेटमेंट देख लें, अकॉर्डिंग टू जूल द heat produced in a
कंडक्टर कह दें या कई बार रजिस्टर वर्ड कह देते हैं। When current is flowing through it is given by, हीट को एस से डिनोट करते हैं तो ये आता है आई स्क्वायर आर टी। वैन करंट का नाम दे दें आई, रेजिस्टेंस या कंडक्टिव बात आ रही थी, इसका नाम दे दिया एयर, और टी क्या हमारा टाइम हो गया। अब ये यदि हमसे कहा जाए जी इसका प्रूफ करो, वैसे तो पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी पूछा जाता है, तो कैसे करें? बड़ा सिंपल सी बात है, हमें क्या कहना है कि वर्क डन ही एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो वर्क डन इन मूविंग current through a resistor W इक्वल टू Q इंटू वी होगा पोटेंशियल के फॉर्मूले के हिसाब से। अब जरा गौर से समझना हम कर क्या रहे हैं। Q को हम आई टी लिख सकते हैं और V को आई आर। कैसे लिखा? बिकॉज Q इक्वल टू आई टी और V इक्वल टू आई आर। तो ये कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। एंड हीट कितनी हो जाएगी? H इक्वल टू डब्लू। तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हमारा फॉर्मूला आ जाता है। बट ध्यान रखना, हम इस फॉर्मूले को दो अदर फॉर्म्स में भी कन्वर्ट करेंगे। मल्टीपल फॉर्म्स चलती हैं इसकी। आल्सो H इक्वल टू आई इंटू आई आर इंटू टी। तो इस आई आर को मैं V लिख सकता हूं, तो एक फॉर्मूला आई वी टी या वी आई टी बन जाएगा। दूसरा मैं काम कर सकता हूं, इस I को V अपॉन आर लिख दूं, तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक सिंगल पावर आर की कैंसिल आउट हो जाएगी, तो वी स्क्वायर अपॉन आर टी ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये मल्टीपल फॉर्मूलाज बन जाते हैं हमारे, जिसमें से किसी का भी हम यूज कर सकते हैं। इसका कब यूज करना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कंडीशंस। यहीं पे एक और छोटी सी चीज डिफाइन होती है, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या चीज है? तो हमने एक चीज बार बार पढ़ी है, वाट वर्ड हमारे सामने आता था, कैपिटल डब्ल्यू। ये पावर की यूनिट होती है, और यूनिट जो हीट की थी वो होती थी जूल, या इसको हम कैलोरी में भी लिखते थे। आपको ध्यान होगा कैलोरी और जूल के बीच एक रिलेशन होती है, कैलोरी और जूल के बीच की रिलेशन होती है। वो रिलेशन आपको याद रखनी है, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। कैलोरी बड़ी यूनिट होती है, इतना ध्यान रखेंगे तो ध्यान में आ जाएगा। अदरवाइज कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि 1 जूल इक्वल टू 4.2 कैलोरी तो नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर डिफाइन करनी है तो रेट वर्ड से डिफाइन होगी। रेट हमने पहले पढ़ा है टाइम से डिवाइड करना। तो कैसे इसको हम डिफाइन करें कि भाई जो रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड या रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन, द रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड और एनर्जी डिसिपेशन
इन ए सर्किट, सर्किट कह दें या इन्हें रेजिस्टेंस कह दें, बात एक ही है। हर सर्किट का अपना रेजिस्टेंस भी होता है और हर रेजिस्टेंस अपने आप में एक सर्किट का पार्ट है या सर्किट है। इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रिक पावर, P इक्वल टू W बाय टी। अब हमने W कह दें या इसको हम हीट के टर्म में भी कह सकते हैं H बाय टी। ऊपर वाले फॉर्मूले रखेंगे तो हमारे पावर के फॉर्मूले क्या क्या बन जाएंगे। इस आई स्क्वायर आर टी को रखूंगा तो आई स्क्वायर आर बन जाएगा एक फॉर्मूला, आई वी टी को रखूंगा तो पावर का एक फॉर्मूला आई वी बन जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर टी को रखूंगा तो पावर का एक फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर बन जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे 3 कॉमन फॉर्मूलाज बन जाते हैं। एंड ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसकी यूनिट वाट है। जरा इस वाट को रिकॉल करने की कोशिश करें, हमने कहाँ कहाँ देखा, कैसे कैसे पढ़ा है। तो हमारे जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं उसके ऊपर लिखा होता है उसकी वाट कितनी है, वाटेज या पावर। जैसे आज की डेट में हमारे घर में ट्यूबलाइट यदि पुरानी इनकेडेसेंट है तो 40 वाट की होती है और नई एलईडी लाइट आ रही हैं तो 20 वाट 18 वाट की होती हैं। एलईडी बल्ब्स 8 वाट 12 वाट ऐसे आते हैं। तो ये जो वाट लिखा है ये सारी चीज़ हमारी पावर है। हमारा घर पे लगा हुआ इलेक्ट्रिक फैन जनरली 80-90 वाट के आसपास के होते हैं, लेकिन नए इलेक्ट्रिकल फैंस आ रहे हैं जिनकी वाटेज 30-40 वाट भी है। वो भी अपने आप में एक चीज़ है। कम क्यों है, कैसे है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना है। बेटा जी यहाँ तक जो हमने पढ़ा इसके बेसिस पर मुझे बताइए कोई डाउट, उसको डिस्कस करूँ, नहीं तो फिर मैं आगे की बात बताऊँ। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम सो फार? कोई डाउट नहीं बच्चे? नो सर। प्रोपोर्शनल होता है। हाँ दोबारा बोलो। जो हमारा वर्ल्ड होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? गोल्ड? बेटा दोबारा क्वेश्चन बोलो, मैं समझा नहीं। सर सर वोल्ट जो होता है, हम अच्छा, जो वोल्ट। वोल्टामीटर ले रहे हैं, वोल्ट ले रहे हैं। हाँ बेटा जी सर चलो मैं आपको पूरा डिटेल से समझाता हूँ, क्योंकि चीज़ जो आप पूछना चाह रहे हो मुझे लगता है वो कई चीज़ों पर डिपेंड, कुछ डाउट है। समझना इससे बात पूरी हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अलग से समझाऊंगा आपको, ठीक है। देखो आपने बात करी वोल्ट, वोल्ट यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल। अब पोटेंशियल करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये ओम्स लॉ में पढ़ा। साथ में उसमें रेजिस्टेंस आता है V इक्वल टू आई आर के थ्रू हमने देखा। अब वोल्ट को हम समझना चाहें तो W बाई क्यू भी हमने पोटेंशियल को पॉइंट चार्ज के थ्रू डिफाइन करने में हमने पढ़ा। तो ऐसे मल्टीपल चीज़ों पे डिपेंडेंसी रहती है। और ध्यान देना हमारे घर में भी जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसे हम 220 वोल्ट की कहते हैं। बाद में हम डिटेल से पढ़ेंगे 4th यूनिट में कि उसका सेंस क्या है, तो और डिटेल से समझ में आएगा। लेकिन वहाँ पर पोटेंशियल और वोल्टेज दोनों पैरेलल में चलते हैं एक दूसरे के। लेकिन कुछ और फैक्टर भी हैं। हमारे घर पे आने वाली इलेक्ट्रिसिटी 220 वोल्ट की है, लेकिन हमारे घर में 2 टाइप के करंट आते हैं। एक तो नॉर्मल स्विच वगैरह में हमारे नॉर्मल एपरेटस के लिए चलता है 5 एम्पियर का, और एक हाई पावर वाला जो हम अलग से स्विच लगाते हैं जिसमें हमारे फ्रिज या एसी वगैरह चलाते हैं, तो उसमें करंट अलग होता है। तो ये अलग अलग करंट कैसे सेटअप करे जाते हैं ये हम 4th यूनिट में और डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल मैं अभी जब थोड़ी देर बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो उन न्यूमेरिकल्स में आपको बताऊंगा कि इनकी रेजिस्टेंस के साथ कैसे रिलेशनशिप होती है और किस तरीके से हम यूज़ करें, कब सीरीज यूज़ करें, कब पैरेलल यूज़ करें, हम उसको डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे।
आजकल हमारे घर में फ्यूज उस टाइप से नहीं लगते जैसे हमारे घरों में पहले लगते थे। आजकल आपके घर में इन्वर्टर होगा तो उसमें देखेंगे एक उसकी बैक साइड में एक छोटा सा डिवाइस एक होल में लगी रहती है। कुछ इस टाइप की डिवाइस होती है। बीच में कोई ये ट्रांसपेरेंट सीट होगी और साइड में दो कैप सी लगी होंगी और इसके अंदर एक वायर सा होता है। सर। कभी देखा किसी बच्चे ने यस फ्यूज? सर। हाँ यस सर। हाँ हाँ, ये फ्यूज कहते हैं। और अपने आप पेरेंट्स से पूछेंगे तो वो आपको पुराने टाइम की, यानी अपने जब आप आपके बराबर के थे तब की कहानी बताएंगे तो एक डिफरेंट टाइप की स्टोरी पता चलेगी आपको। इन दोनों बातों का कंपैरिजन और इस टॉपिक का डिफरेंस हम समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान देना, ये जो बातें बीच में बताता हूँ यही हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं जो हम पेपर में कहते हैं कि इतने नंबर के कंसेप्चुअल्स आए। तो उन सब बातों का बेसिस यही होता है, इसी के थ्रू हमें अपना दिमाग लगा के कैलकुलेट करना होता है। कंसेप्चुअल्स आर नथिंग एल्स। अब कैसे देखें? तो पहले क्या होता था, एक फ्यूज वायर लगाते थे। एक आप सम सॉर्ट ऑफ पोर्सलिन या इस तरह का किसी मटेरियल पे एक सर्किट ब्रेकर लगता था और उस पर पतला सा वायर बांध देते थे। तो जब भी घर में करंट अचानक ज्यादा आ जाएगा किसी भी शॉर्ट रीजन के कारण, तो जैसे यहाँ पर है ऐसे उस वायर में ऐसे दो पॉइंट्स निकले होते थे। ये ऐसे होता था ये। तो यहाँ पे एक वायर को बांध देते थे, यहाँ पे ये वायर को। अब क्या होता था, ये वायर मेल्ट हो जाता था। अब ये वायर मेल्ट हो जाता था तो सर्किट में करंट का फ्लो खत्म हो जाता था। सर्किट में करंट का फ्लो खत्म हो गया तो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आना बंद हो जाती थी। और आज की डेट में ये काम इसके थ्रू होता है। इसके अंदर का वायर तो मेल्ट नहीं होता, लेकिन ये इस तरीके से एक बार ट्रिगर करता है कि सर्किट को ब्रेक कर देता है। एक अपनी अलग टेक्नोलॉजी है। इसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एमसीबीज भी हमारे घर पे लगे होते हैं। तो फिलहाल हम एमसीबी वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, हम फ्यूज वायर की बात कर रहे हैं। तो ये वायर मेल्ट हो जाता था तो बाद में फिर इस वायर को हम दोबारा अपने हाथ से बांध दे देते हैं और हमारा काम चल जाता था। आज की डेट में ये वायर हमारे घर पे तो नहीं लगे दिखते, लेकिन घर के बाहर इलेक्ट्रिकल पोल पे अभी भी लगते हैं। आप देखना, इलेक्ट्रिकल पोल में जो टॉप का 1/3 पार्ट है, तो किसी पोल पे एक जगह पे और किसी पोल पे दो जगह पे ये वायर लगे होते हैं, तीन तीन के सेट में। आपको पतले से वायर अलग ही दिख जाएंगे। दो ब्राउन कलर के जो बोन चाइना टाइप का मटेरियल है उसके बीच में कहीं से लगते हैं। आप इसको देखिएगा, घर के आसपास ही दिख जाएंगे और फिर मुझे बताना। तो ये जब बहुत ज़्यादा करंट आ जाता है या कहीं पर शॉर्ट सर्किट होता है तो ये वायर मेल्ट हो जाते हैं, सर्किट हमारा ब्रेक हो जाता है। सर्किट ब्रेक होने से फ़ायदा ये होता है कि हमारे घर के अप्लायंसेस बच जाते हैं, आग लगने से बच जाती है। और बाद में इस वायर को दोबारा लगा के हम अपना काम चला लेते हैं। दैट इज फ्यूज वायर। ये बना किसका होता है? अपने घर में तो हम कॉपर से लगा देते थे पहले, लेकिन कॉपर इज नॉट ए गुड थिंग। जो यहां पर इसके अंदर लगा हुआ है वो एक एलॉय होता है। जनरली क्या होगा, एक एलॉय होगा किसका? आयरन और लेड का। लेड को पीबी लिखते हैं ना, तो आयरन लेड का ये एक एलॉय होता है जिसका आज की डेट में यूज करते हैं। बहुत सिंपल होता है, बाजार में ये पीसी जो रिटेल में आपको 1-1 रुपए का मिल जाएगा। ज़्यादा इसकी कॉस्ट होती नहीं, बट है काफ़ी यूजफुल हमारे लिए। तो ना इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन बना लेते हैं, वो लिख लेते हैं, हमारा काम पूरा हो जाएगा। इट इज ए सेफ्टी डिवाइस used in electrical circuits used in electrical circuits to protect that from sudden
चेंज इन करंट, सडन चेंज इन करंट से बचाने के लिए ये होती है। इसकी क्वालिटी क्या है, तो एक पॉइंट बस ये हमें ध्यान रखना है। तो इस मटेरियल की जो इसका यूज कर रहे हैं उसकी रजिस्टिविटी हाई और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। इट शुड बी मेड ऑफ ए मटेरियल of high resistivity and low melting point। ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे, हाई रजिस्टिविटी, लो मेल्टिंग पॉइंट। नाउ इन दोनों पॉइंट को हमने क्यों लिया ये भी समझना जरूरी है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएंगे। तो भाई हाई रजिस्टिविटी है तो हमने रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला पढ़ा थोड़ी देर पहले, भी उसको रिवाइज किया, R इक्वल टू रो एल बाई ए। जब रजिस्टिविटी लार्ज होगी तो रेजिस्टेंस भी लार्ज हो जाएगा फॉर ए गिवन वायर, उसकी एल और ए डिफाइन हो गई। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, हमने अभी हीट का फॉर्मूला पढ़ा, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। जब हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी और लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो ये वायर क्या होगा, जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। जल्दी से मेल्ट हो जाएगा तो हम क्या अपने घर को, अपने सर्किट को सेव कर सकते हैं। अब बट कई बार बड़ा कंफ्यूजन आता है कि भाई लो मेल्टिंग पॉइंट की जगह हाई मेल्टिंग पॉइंट का ले लेंगे तो देर से ब्रेक होगा, हमें परेशानी बार बार नहीं होगी। बड़ा अच्छा लॉजिक है, लेकिन ध्यान देना यदि देर से मेल्ट हुआ ये तो करंट हमारे घर के अंदर, हाई करंट काफी देर रह लेगा। जब करंट घर के अंदर काफी देर रह लेगा तो किसी न किसी पार्ट को घर के खराब कर देगा या किसी जगह पे आग भी लग सकती है। आपने कॉमनली एक वर्ड सुना होगा कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, सुना है वर्ड आप लोगों ने? यस सर। खासतौर से समर में बहुत होता है, गर्मियों में, जाड़ों में भी लग सकती है लेकिन गर्मियों में काफी सुनने को आता है। तो ये शॉर्ट सर्किट क्या हुआ कि ऐसा जो प्रोटेक्टिव सिस्टम यूज करना था इन दोनों में से किसी भी एक टाइप का, या एमसीबी थी वो खराब थी, तो जितनी जल्दी इसको सर्किट को डाउन होना चाहिए था, यानी कि सर्किट को ऑफ हो जाना चाहिए था, उतनी जल्दी सर्किट ऑफ नहीं हो पाया, किसी भी रीजन से कारण करंट ज्यादा आया तो। अब सर्किट के अंदर करंट ज्यादा देर रहा तो वहां हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी तो फाइनली होगा क्या, कहीं ना कहीं पे स्पार्क हो जाएगा, कोई चीज जलना शुरू हो जाएगी। और आपको पता ही है कि जब एक बार आग लगना शुरू हो जाती है तो फिर वो रोके नहीं रुकती, दैट इज कीप्स ऑन गोइंग। तो इसलिए फ्यूज सिस्टम को बहुत सोफिस्टिकेटेड लेना जरूरी होता है। आज इसी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम को हम एमसीबी के नाम से जानते हैं। फ्यूज का आज की डेट में जो रेप्लिकेशन है एमसीबी, हम लोगों ने देखा होगा आजकल हमारे घरों में ज्यादातर ये लगते हैं। एमसीबी की फुल फॉर्म किसी को पता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी? पहला वर्ड मिनिएचर, मिनिएचर मतलब बहुत स्मॉल। C stands for circuit and B stands for breaker. B stands for breaker. Miniature circuit breaker, ये MCB की फुल फॉर्म है। राइट डियर, आई थिंक ये क्लियर होगा अब आपको ना। फटाफट एक और छोटा सा मैं ऐसी थ्योरेटिकल टॉपिक ले रहा हूं जिस पे 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। इसको कहते हैं कलर कोडिंग। पूरा नाम है कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। जो इस प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस होते हैं
वो इतने छोटे साइज के होते हैं कि उसके ऊपर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख नहीं पाते, तो उसे किसी कलर के थ्रू मार्क करते हैं। कलर के थ्रू कैसे मार्क करते हैं, इसका एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला है। मैं बड़े सिंपल से सेंस में अभी आपको चीज बता रहा हूं। एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, बी बी रॉय, ये शॉर्ट फॉर्म है, हम इसको याद ऐसे करते हैं, बी बी रॉय, जी बी ग्रेट ब्रिटेन, कुछ और भी हम नाम सोच सकते हैं, वेरी गुड वाइफ। ये कुछ हमने नाम का एक फॉर्मूला बना दिया। आपके ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 या 10, गौर से गिनो, 0 से 9 तक टोटल 10 ये कलर्स हैं। इनको हम स्टार्ट करते हैं जीरो वैल्यू से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 0 to 9 टोटल 10 आपके कलर्स हैं। ये कुछ कलर्स का फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट नेम है। वो नाम क्या है वो लिख लेते हैं हम, कलर कौन से होंगे। आपके यहां आप गौर से देखेंगे 3 बार तो बी आ रहा है, 3 times बी आ रहा है। बी से 3 times जो कलर आते हैं ब्लैक, ब्राउन और ब्लू होते हैं। आपको बस यही ध्यान रखना है कि किस ऑर्डर में आएंगे। पहला वाला ब्लैक है, दूसरा वाला ब्राउन है, और तीसरा वाला जो बी आ रहा है ये 6 पे, दैट इज ब्लू। ऐसी जी 2 बार आ रहा है 5th एंड 8th नंबर पे। तो जी पे 2 कलर होते हैं, ग्रीन एंड ग्रे। अगेन पहले वाला ग्रीन है और दूसरा वाला ग्रे है। यू हैव टू रिमेंबर इन एनी मैनर्स। फिर बता रहा हूं, पहला वाला हमारा ब्लैक था, ब्राउन और ब्लू, ये 3 आपके बी आए। ग्रीन एंड ग्रे 2 बार जी आ गया। बाकी कलर हमारे लिए बड़े सिंपल हैं। आर स्टैंड्स फॉर रेड, ओ स्टैंड फॉर ऑरेंज, येलो, वी से वॉयलेट एंड वाइट। अब क्या होगा, हमें जरा गौर से समझते हैं। जब भी एक रेजिस्टेंस करना होता है, हमें ड्रॉ बनाना होता है, तो आप एक डायग्राम को समझो। इस तरीके से एक रेजिस्टेंस का डायग्राम है। इस पे 1 2 और 3 रिंग्स तो यहां बने होंगे पास पास, और एक चौथा रिंग दूर की ओर बना होता है। ए बी सी और डी नाम दे रहा हूं। ये अलग अलग कलर है। ए बी सी कलर जो हैं वो इन 10 में से कोई 3 होंगे। डी वाला अलग होगा। ए बी सी तो यहां से आएंगे और डी आएगा किसी और तरीके से। तो ये हो गई वैल्यूज ए बी और सी के लिए। डी के लिए वैल्यू कैसे आएगी, तो डी के लिए हमेशा 3 फिक्स ऑप्शन है, गोल्ड, सिल्वर और नन। नन मतलब नो कलर। क्या इनका हम सिचुएशन को समझें, क्या इनका मीनिंग है। तो ये 3 का मीनिंग होता है उसकी एरर या टॉलरेंस। गोल्ड का मतलब हो गया उसकी टॉलरेंस या एरर होगी 5%।
सिल्वर कलर दिख रहा है तो 10%, यदि कोई कलर नहीं दिख रहा तो उसमें 20% की एरर या टॉलरेंस हो सकती है। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा रेजिस्टेंस का हमारा, ए बी इंटू 10⁻C प्लस माइनस डी, ये आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। अब एक और बात समझ लेना, यहां ए और बी ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ए बी आर नॉट इन मल्टीप्लीकेशन। ये क्या है, ए इज 10th प्लेस, बी इज यूनिट प्लेस। ये वर्ड हमें ध्यान रखना है, नहीं तो कई बार कंफ्यूजन होकर एरर हो जाती है। अब समझते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं सीधे, वहां से मैं डिस्कस करूंगा। जो मुझे समझाना था थ्योरी वो तो हमने समझा दी। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, द कलर्स मार्क्ड ऑन ए कार्बन register are green, black, orange and gold. Write its value. सीधे सीधे 1 मार्क का क्वेश्चन। ऑर्डर का ध्यान रखना है, पहला है ग्रीन। ग्रीन के लिए यहां पे कौन से नंबर आ रहा है, 5। तो रेजिस्टेंस में पहला कलर ए था, 5। ब्लैक, ब्लैक की क्या वैल्यू आ रही है, 0। ये 50 होगा, नॉट 5 इंटू 0 0। ये आपको ध्यान रखना है। इंटू 10⁻C, थर्ड नंबर पे क्या है, ऑरेंज। ऑरेंज की वैल्यू देखेंगे यहां पे क्या आ रही है, 3। प्लस माइनस डी, गोल्ड। और गोल्ड की वैल्यू क्या बताई, 5%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि जो गिवन रेजिस्टेंस है वो 50 इंटू 10⁻3 यानी 50,000 ओम का रेजिस्टेंस है। और जब बनाया गया तो उसको इतनी एक्यूरेसी से बनाया गया कि उसमें मैक्सिमम 5% की एरर हो सकती है, उसमें मैक्सिमम 5% की एरर हो सकती है। क्वेश्चन इसका रिवर्स भी आ सकता है हमारे पास, मार्क a resistance of 23 into 10⁻4 plus minus 20% into proper कलर कोड। क्या सॉल्यूशन होगा बेटा जी, ध्यान रखिए जब भी ये क्वेश्चन आए तो ये आपको टेबल बनानी पड़ेगी, अदरवाइज ये काम नहीं चलेगा। तो 2 किसकी वैल्यू आ रही है, रेड की। 3 तुरंत उसके बाद किसकी आ रही है, ऑरेंज। 10⁻4 किसकी वैल्यू आ रही है, येलो। और 20% का मतलब है नो कलर। या तो आप यहाँ पे 20% करना नो कलर लिख दो, या खाली इसको ना भी लिखो, 3 ही कलर को लिखोगे तो भी आंसर आपका प्रॉपर होगा।